आप सभी सुनने वालों को मेरा यानी हरिंद्र आजाद का नमस्कार। आज हम हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक बिहार श्री प्रभात कुमार गुप्ता जी के साथ और आज हम बातचीत करेंगे। आप सबको सबसे पहले बता दें कि ये जुलाई माह वन महोत्सव माह के रूप में मनाया जा रहा है और पेड़ पौधे इनकी क्या हमारे जीवन में भूमिका है, कितना हमारे लिए ज़रूरी है, वनों का होना पूरे जीव जगत के लिए कितना आवश्यक है, इसको विस्तार से समझने का एक प्रयास है और सरकार चाहती है कि हम इस महत्व को समझें। तो आज विस्तार से सबसे पहले हम सर के माध्यम से जानेंगे कि वन महोत्सव क्या है, क्यों इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसको मनाते हैं। धन्यवाद हरिंद्र जी। वन महोत्सव मुख्यतः आम जनता को बड़े पैमाने पर वृक्षों के लगाने के लिए, वातावरण को सुधारने के लिए, क्लाइमेट चेंज के जो हम कुप्रभाव देख रहे हैं इनसे बचने के लिए प्रेरित करने का त्यौहार है। ऐसे मौक़ों पर हमारा प्रयास होता है कि बड़े पैमाने पर जनता, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़े तक शामिल हैं, सभी लोग आगे आएँ और वृक्ष लगा के पर्यावरणीय सुधार करें। तो मुख्यतः इसका यही उद्देश्य है। सामान्यतः ये वन महोत्सव जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, जब वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है, परंतु हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच के चलते और उनका जो लक्ष्य है 2028 तक 17% हरित आवरण प्राप्त करने का, उसे देखते हुए हमने इसे पूरे जुलाई माह तक मनाने का निर्णय लिया है। बेहतरीन पहल है बिहार सरकार की। तो आज सर हम जानना चाहेंगे कि इस बार वन महोत्सव के तहत बिहार में वृक्षारोपण का क्या लक्ष्य रखा गया है और इसको प्राप्त करने की क्या योजना है। इस बार जो हमारा लक्ष्य है वन रोपण का 5 करोड़ पौधे लगाने का, और ये जो 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है इसको हमने नाम दिया है मिशन 5 करोड़। और इस मिशन के तहत वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और उद्यान विभाग, ये तीनों विभाग मिलके पौधारोपण करेंगे और साथ ही साथ लोगों को भी इस काम में इन्वॉल्व करेंगे, जिसके चलते हम लोग 5 करोड़ पौधे लगाएंगे। इसमें जो वन विभाग का लक्ष्य है पौधे लगाने का, वो है 2 करोड़ 96 लाख के लगभग। जो ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मनरेगा लगवाएगा, उनकी संख्या है 1 करोड़ 93 लाख लगभग, और जो उद्यान विभाग लगाएगा वो लगभग 10 लाख है। तो इस प्रकार कुल मिला के 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो वन विभाग पौधे लगवा रहा है, इन पौधों में हम न सिर्फ विभागीय तौर पर पौधों का रोपण करते हैं, बल्कि हम किसानों को सम्मिलित करके कृषि वानिकी के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के संगठनों, जिसमें गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उसके अलावा सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी विभाग हैं, इनको शामिल करके उसके बाद हम वितरण के द्वारा, स्कूली बच्चों को वितरण के द्वारा, आम जनता को वितरण के द्वारा, और हमारे जो जंगल हैं, जंगल के किनारे जो गांव हैं, उन गांवों के निवासियों को पौधा वितरण के द्वारा हम पौधे लगवाते हैं और इस प्रकार हम अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। सर, बिहार में वनावरण बढ़ाने के लिए पिछले कई वर्षों से अनवरत प्रयास जारी है और बिहार से ही एक तरह से शुरू हुआ हरियाली मिशन और जिसका परिणाम हम सबको देखने को मिला। तो सर, इस बार कुछ नए और अभिनव कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं क्या? जी हाँ, इस साल हम लोग काफ़ी नए अभिनव कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। ऐसे तो हम लोग जितने भी कार्यक्रम करते हैं ये सब कृषि रोड मैप का पार्ट होता है। जैसे कि आप जानते हैं कृषि रोड मैप 2007 से शुरू हुआ था, पंचवर्षीय योजना ये रही है, और इस समय हम लोग चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत चल रहे हैं, जो कि 2023 से 2028 तक है। तो अभी तक ये भी मैं आपको बता दूं, ये बताना आपको समीचीन होगा कि जब हम तत्कालीन बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड और बिहार 2 राज्य बने थे, उस समय हमारा हरित आवरण लगभग 6.92% था। आज की डेट में ये हमारा हरित आवरण 15.05% है, जो कि लगभग दुगना है। तो ये जो लगभग दुगना हुआ है, ये हमारे कृषि रोड मैप के प्रयासों के फलस्वरूप ही हो सका है, जिसमें हमने जनता को बहुत बड़े पैमाने पर इसके अपने साथ इन्वॉल्व किया है। 2019 में माननीय मुख्यमंत्री बिहार की पहल पर जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत हुई और उसके तहत भी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है। इस बार का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य में कई और नए आयाम जुड़े हैं। सबसे पहले तो जैसे आपको जानकारी होगी, पिछले वर्ष से माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम शुरू किया गया था। इस साल वही एक पेड़ माँ के नाम वर्जन 2.0 स्कूली बच्चों को इन्वॉल्व करके किया जा रहा है, जिसमें स्कूली बच्चों को लक्षित किया जा रहा है।
इसके अलावा आम जनता को जागरूक करने के प्रयास जोरों शोरों से चल रहे हैं, जिसके तहत हम लोग लगातार अखबार के विज्ञापनों के द्वारा, जिंगल्स के द्वारा हम लोग लोगों को वन रोपण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारे विभागीय माननीय मंत्री जी के अपने निरीक्षण में और अपनी देखरेख में एक वीडियो का भी जो है निर्माण किया गया है, जो कि बड़ा ही फेमस हुआ है और बहुत ही कैची लाइंस है, कैची गाना है वो, जो कि पब्लिक को प्रेरित करता है पौधे लगाने के लिए। हम लोग चलंत पौधा बिक्री वाहन के द्वारा, अस्थायी पौधा बिक्री केंद्रों के द्वारा पब्लिक को पौधे बेच रहे हैं, और उसके अलावे हम लोग छोटे छोटे जिंगल्स निकाल रहे हैं, जिसके माध्यम से पौधों का रोपण किया जा रहा है। जी, क्या बात है। जो जितने तकनीक हो सकते हैं, जितने स्वरूप हो सकते हैं लोगों तक पहुंचने का, और वृक्षारोपण के लिए इस तरह के प्रयास जारी हैं। तो सर, वर्तमान जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, सुखाड़ दहाड़ की जो समस्या है, और विशेषकर शहरी क्षेत्रों में हम लोग अब कंक्रीट के जंगलों में एक तरह से रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शहरी वानिकी के लिए क्या विशेष कुछ योजना है? विशेषकर यदि हम राजधानी पटना और अन्य जो प्रमुख शहर हैं बिहार के, उनकी बात करें, तो शहरों के लिए किस तरह की योजनाएं हैं सर? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रदूषण का प्रभाव जहाँ पड़ता है वो हमारे शहर ही हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं, आज के ज़माने में ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के कारण और बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण, वाहन के वायु प्रदूषण के कारण, जी, जो हमारे शहर हैं वो एक हीट आइलैंड के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। यानी कि वो दिन में उनसे गर्मी इस प्रकार निकलती है जैसे वे स्वयं ही एक सूरज का रूप हों। जी, इन सब से बचने के लिए और इन सब को टैकल करने के लिए एक हम लोग मियावाकी प्लांटेशन शुरू करने जा रहे हैं। मियावाकी प्लांटेशन शायद बहुत लोगों को जानकारी न हो। जी, ये जापान के डॉक्टर मियावाकी थे, जिन्होंने इस प्रकार के प्लांटेशन की पद्धति शुरू की थी। इसमें बहुत कम स्पेस में बहुत ज़्यादा पौधे इस प्रकार से लगाए जाते हैं, स्थानीय पौधे होते हैं ये, लोकल पौधे, जिससे कि वो एक जंगल का स्वरूप ले लें, और ये एक कार्बन सिंक के रूप में भी काम करते हैं और भारी रूप से ऑक्सीजन उत्सर्जक के रूप में भी काम करते हैं। क्या बात। तो इसका हम लोगों ने एसओपी तैयार कर लिया है। इसकी दर जो है वो भी मोटा मोटी तैयार है, जिसको शीघ्र ही हम लोग फाइनल शेप दे देंगे, और ये मियावाकी प्लांटेशन बड़े पैमाने पर हम लोग शुरू करेंगे। शहरों के लिए, शहरों में ही हम लोगों ने विरासत वृक्षों का भी चयन किया है। ऐसे वृक्ष जो लंबे समय से शहरों में उगे हुए हैं और जिनकी सुरक्षा की कोई योजना नहीं है, उनकी सुरक्षा की योजना बनाई है, उनको विरासत वृक्षों की श्रेणी में हम लोग रख रहे हैं। और उसके लिए हमने एक बिहार हेरिटेज ट्री ऐप भी शुरू किया है, कि ऐसे जो वृक्ष हैं उनको, इस ऐप को डाउनलोड करके पब्लिक उस ऐप के थ्रू ऐसे ट्रीज़ के बारे में, ऐसे वृक्षों के बारे में सूचना अपलोड कर सकती है, जिसको हम लोग अपनी लिस्ट में शामिल करके इसकी सुरक्षा के उपाय करेंगे। इसके अलावा जो हमारे केंद्र सरकार की भी नगर वन योजना चल रही है, उसके तहत हम लोग म्यूनिसिपल क्षेत्रों में जहाँ भी हमको भूमि मिलती है 1 हेक्टेयर या उससे ऊपर की, उस पर हम लोग वन डेवलप कर रहे हैं, वन स्वरूप क्षेत्र डेवलप कर रहे हैं, जिन्हें नगर वन कहा जाता है या नगर वाटिका कहा जाता है। इसके अलावे हमारा जो विभाग है, इसको सब जगह पर पार्क जितने थे पुराने, जो कि मेंटेन नहीं थे, डिलैपिडेटेड कंडीशंस में थे, वो पार्क विभाग को हैंडओवर हुए हैं, और विभाग सभी पार्क को धीरे धीरे टेकअप करके उनको मेंटेन कर रहा है, जिससे कि स्थानीय नागरिकों को एक टहलने के लिए, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, ऑक्सीजन के लिए एक सुंदर और रमणीक स्थान मिल सके। पटना शहर में ही 106 पार्कों का रखरखाव किया जा रहा है, जिसे बढ़ा के 156 तक किए जाने की योजना है। अन्य शहरों में भी ये कार्यक्रम चल रहा है। क्या बात है, आपने बहुत सही जानकारी दी सर, और ये निश्चित रूप से एक अभिनव जानकारी है मियावाकी के बारे में आपने जो बताया, और निसंदेह ये ज़मीन पर उतरते ही लोगों को लाभ मिलेगा और लोग इस चीज़ को बेहतर समझेंगे, कैसे हम अपने आसपास में जंगल तैयार कर सकते हैं। सर, एक और सवाल है कि वन क्षेत्रों में जो अवैध कटाई और अतिक्रमण होता है, उसको रोकने के लिए क्या कुछ प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं? जी हाँ, इसके लिए हम लोग रेगुलर
मंथली मीटिंग्स हमारी चलती हैं, जिसमें हम लोग ये लेते हैं कि जो गश्त हो रही है हमारी जंगलों में, उसके तहत कहाँ कहाँ एनक्रोचमेंट्स हैं, और उन एनक्रोचमेंट्स की रिपोर्ट, उन अतिक्रमण क्षेत्रों की रिपोर्ट हमारे पास आती है, और कौन कौन से अतिक्रमण रिमूव किए गए, हटाए गए, उसको भी हम लोग नियमित तौर पर समीक्षा करते हैं। और उसी प्रकार जहाँ तक वनों की अवैध कटाई का सवाल है, इसमें काफ़ी कमी आई है जब से हमने एग्रो फॉरेस्ट्री को टेकअप किया है, परंतु फिर भी हमारा जो वन कर्मी हैं, हमारे जो प्रहरी हैं, वो मुस्तैद हैं, वो लगातार गश्त करते हैं, और जहाँ भी ऐसा कोई अपराध संज्ञान में आता है, वहाँ पे तत्काल कार्रवाई करते हुए केस बुक करते हैं, और उसकी जांच करते हुए आगे की कार्रवाई की जाती है। क्या बात है सर। कोई भी योजना हो, कोई भी महोत्सव हो, वह सफल तभी होता है उसमें जब जन भागीदारी, जन सहभागिता सुनिश्चित हो। तो वन महोत्सव जैसे आयोजन में आम जनता की सहभागिता और अधिक प्रभावी बने, इसको लेकर के क्या कदम उठाए जा रहे हैं सर? वन महोत्सव में आपने सही कहा, चूंकि यह महोत्सव है तो इसको महोत्सव के रूप में ही हम लोग मनाते हैं। आम जनता इसमें सहभागी बन सके, इसके लिए सभी जिलों को, डीएफओस को विस्तृत निर्देश दिए गए हैं, जिसमें इसे कमिश्नरेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर धूमधाम से आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। और ऐसे आयोजनों में जो स्थानीय प्रभारी मंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के जिलाधिकारी महोदय हैं, कमिश्नर महोदय हैं, इनको भी आरक्षी अधीक्षक होंगे, उनको भी आमंत्रित करने का उनसे अनुरोध किया गया है। और साथ ही साथ इनके माध्यम से वहाँ की जो जनता है उसकी भी भागीदारी ऐसे आयोजनों में सुनिश्चित करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए हैं। और ऐसे सभी आयोजन ऐसी जगह करने के लिए कहे गए हैं जहाँ कम से कम 100 पौधे या उससे अधिक पौधे लगाए जा सकें, जिससे वो महोत्सव वाकई में एक वृक्षारोपण अभियान के रूप में स्थापित हो सके। और इस पूरे महीने के दौरान, जैसा कि मैंने पहले कहा, जो हमारे पौधा बिक्री चलंत वाहन हैं और अस्थायी पौधा बिक्री केंद्र हैं, ये लगातार कार्यरत रहेंगे। इस दौरान जो हमारे वाहन होंगे, उन वाहनों पर पौधारोपण के लिए प्रेरित करने वाला जो वीडियो सॉन्ग मैंने बताया, वो वीडियो सॉन्ग भी इसमें बजता रहेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि हमारा वाहन किस तिथि को कौन से प्रखंड में होगा, कहाँ होगा, उसका भी प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि पब्लिक को मालूम रहे कहाँ से पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा विज्ञापनों के माध्यम से हमारा जो नंबर है और साथ ही साथ जो ईमेल आईडी है, जहाँ पर पब्लिक कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकती है, वो भी उनको दिया गया है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। आम जन को जोड़ने के लिए लगातार जो तमाम प्रयास चल रहे हैं। अब कुछ ऐसे भी हमारे बीच के लोग हैं जो वन प्रेमी हैं, वृक्षों के प्रति अपनी सहभागिता, अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, या आम किसान भाई हैं, विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं, जो आपके विभाग से जुड़ना चाहते हैं। उनके मन में कोई प्रश्न है, कोई जानकारी लेनी हो, तो कैसे आपके विभाग से संपर्क करें सर? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि पब्लिक के मन में काफ़ी जिज्ञासा रहती है कि कैसे हम लोग प्लांटेशन काम में सहयोग दे सकते हैं वन रोपण में। तो इसके लिए हमारा यहाँ कॉल सेंटर कार्यरत है पटना में, अरण्य भवन एयरपोर्ट के पास, जो कि वन विभाग का ऑफिस है। वहाँ पे 24/7 कॉल सेंटर कार्यरत है, जिसका नंबर है STD कोड 0612 और नंबर है 2226911 2226911। और इसके अलावा अगर कोई जानना चाहें ज़्यादा डिटेल, तो वो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल है hariyalimission@gmail.com। क्या बात है। चाहे वो शहरी क्षेत्र के निवासी हों या ग्रामीण क्षेत्र के, बिहार के किसी भी कोने से इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए हम सब अपनी भूमिका निश्चित रूप से सुनिश्चित कर सकते हैं और इस वन महोत्सव महाअभियान में हम सब जुड़ सकते हैं। आज हमसे बातचीत करने के लिए श्री प्रभात कुमार गुप्ता जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक बिहार, हमारे श्रोताओं की तरफ से और आकाशवाणी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।